हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इंग्लिश सूत्रा की स्पेलिंग है, इंग्लिश की तो जो होती है वही है, सूत्रा की स्पेलिंग है SUTRAA। ठीक है। और आप लोगों को आज जो आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ पर रिटोरिक एंड प्रोसिडी के बारे में बता रही हूँ, लिटरेरी टर्म्स, क्योंकि अगर ये पेपर जो बनाने वाला है, अगर वो बनाएगा, तो मैंने भी विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को जो है वो एनालाइज करा है। उसमें लिटरेरी टर्म्स भी जैसे सोनेट, एलिजी, स्ट्रेंजर फॉर्म्स वगैरह भी दिए हुए हैं। तो आज इसको समझा के इस पे मेन पॉइंट्स जो है वो आप लोगों को बताऊंगी। और मेरे पास लगातार ये आ रहा है कि मैम ग्रामर का भी मैं आप लोगों को जो है, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से ग्रामर भी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के माध्यम से ग्रामर जो है वो समझाऊंगी। लेकिन गिव मी सम टाइम, धीरे धीरे करके ही जो है वो मैं करूंगी। और जैसा मैंने कहा है कि मैं सारी चीज कर रही हूँ, और भाई जो मैं कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ, वो मेरा पार्ट है। आप अपनी तरफ से जो ज्यादा से ज्यादा चीजें हैं वो करिए। एक गाइडलाइन आपको मिल गई है, आप उस गाइडलाइन को आगे बढ़ा दीजिए। मतलब मैं बार बार एक ही चीज बोलती हूँ कि उस चीज को थोड़ा सा अपने आप भी प्रयास कीजिए। सिर्फ किसी पर डिपेंड रहने से नहीं होता है, आप उसके साथ खुद भी प्रयास कीजिए। एक आपको सही दिशा में गाइडलाइन मिल रही है, आप उस गाइडलाइन को आगे जो है वो बढ़ा दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को एक एक चीज जो है समझाती जा रही हूँ, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी। जैसे मैं आज आपको स्टेंजा फॉर्म समझा रही हूँ, मतलब मैं समझाऊंगी तो कई सारी चीजें स्टेंजा फॉर्म्स हैं। सबसे पहले स्टेंजा फॉर्म्स के बारे में समझ लीजिए। अभी ये दो वर्ड्स के मीनिंग भी बताऊंगी आप लोगों को। स्टेंजा फॉर्म्स का क्या मतलब होता है कि भाई कविता में, पोयम में जो एक सेट लिखने का जो तरीका होता है, एक पोयम में जब किसी पोयम को जिस तरीके से लिखा जाता है उसको स्टेंजा कहा जाता है। अब उस स्टेंजा के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो स्टेंजा का जो हम सबसे पहला पार्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं कपलेट। ठीक है, कपलेट क्या होता है? कपलेट का मतलब होता है अ टू लाइन स्टेंजा। अ टू लाइन स्टेंजा इज नोन एज कपलेट। दो लाइन के स्टेंजा को हम कपलेट कहते हैं। अ टू लाइन राइम्ड स्टेंजा, यानी कि दो जो है दो लाइन का राइम्ड जो स्टेंजा होता है उसे कपलेट जो है वो कहा जाता है। जैसे अगर इसमें मैं यहाँ पे बोलती हूँ, एक एग्जांपल देख लीजिए। इफ दिस, एग्जाम्पल जो है मैं देख के लिख के रही हूँ, देखिए। इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लव्ड। अब आप देख रहे होंगे, जैसा मैंने आपसे कहा कि दो लाइन का राइम्ड स्टेंजा होता है। राइम्ड का मतलब क्या होता है कि लास्ट के जो दो वर्ड्स होते हैं वो आपस में मिलते हुए होते हैं। जैसे प्रूव्ड, लव्ड, तो ये जो है इसकी राइम स्कीम है ए। तो दो लाइन का स्टेंजा जिसके लास्ट के दो वर्ड्स आपस में राइम करें उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज कपलेट। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको स्टेंजा फॉर्म समझा रही हूँ, दैट इज टर्जा रिमा। जो भी चीज रिमा रिमा आता है दैट इज इटालियन। थ्री लाइन स्टेंजा इटालियन फॉर्म है, थ्री लाइन स्टेंजा। अब इसके बारे में हमें क्या जानना है? ये जानना हमें इसे ये है, याट इंट्रोड्यूस्ड, सर थॉमस याट इंट्रोड्यूस्ड दिस फॉर्म। ठीक है, याट इंट्रोड्यूस्ड दिस फॉर्म एंड दाते यूज्ड इट, दाते इटालियन राइटर यूज्ड इट इन हिज डिवाइन कॉमेडी। अपनी डिवाइन कॉमेडी में दाते ने इसे यूज किया था। थ्री लाइन स्टेंजा, रिमा जो भी है वो इटली से लिया हुआ इटालियन फॉर्म है। इंग्लैंड में इसे लिया था, लाए थे याट, भाई इंग्लैंड में है। याट इंट्रोड्यूस्ड दिस फॉर्म इन इंग्लैंड, इन इंग्लैंड कर लीजिएगा इसको। याट इंट्रोड्यूस दिस फॉर्म इन इंग्लैंड। और जो दाते इटालियन पोएट थे उन्होंने इसे यूज किया था डिवाइन कॉमेडी में। अब किस तरीके का ये होता है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब मैं जो आपको बता रही हूं
कि दाते ने इसे अपनी डिवाइन कॉमेडी में यूज करा है और शेले ने इसे ओड टू वेस्ट विंड में यूज करा है। यानी कि ओड टू वेस्ट विंड में शेले ने कौन सी फॉर्म में लिखा है, तो उसने टर्जारिमा में लिखा। अब कैसे है मैं आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ। देखिए इस पीवी शेले का ओड टू वेस्ट विंड से आप लोगों को समझाती हूँ। भाई देखो ये ऐसा है कि ये जो है ना थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को लग सकता होगा कि भाई टाइम ज्यादा लग रहा है, मगर समझाने के लिए जो है वो कर रहे हैं। अब जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तो भाई ऐसा है कि समझाना भी तो होता है। ऐसा थोड़ी है कि टर्जारिमा हो गया, कपलेट हो गया, बोलते ही थोड़ी ना हो जाता, थोड़ा समझाना भी पड़ता है ना। देखिए, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, thou breath of autumn's being, thou from whose unseen presence the leaves dead, are driven like ghosts from an enchanter fleeing। अब आप ये देखिए, यहां और ये ना रन ऑन होता है। देखिए ऑटम्स बीइंग ए और फ्लीइंग से मिलता है, और ये डेड जो है वो किसी और से मिलेगा। यहाँ पे ये रन ऑन होता है, यानी कि ए लास्ट फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन आपस में मिलती है, सेकंड लाइन दूसरे स्टेंजा के फर्स्ट लाइन से जो है वो मिलती है। तो ये रन ऑन स्टेंजा होता है। रन ऑन का मतलब होता है जो कहीं पर टूटता नहीं है, रन ऑन होता है, एक दूसरे पे जो रन ऑन करते जाते हैं। पहला और तीसरा आपस में मैच करता है, फिर तो जो दूसरा जो लाइन होती है वो दूसरे स्टेंजा की पहली लाइन के साथ मैच करती है, तो इसीलिए इसे रन ऑन फॉर्म कहा जाता है। तो ये हुआ आपका टर्जारिमा। तो ये हुई टर्जारिमा की ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, ये शैले की, पीबी शैले की पोयम है। ओड टू वेस्ट विंड उससे लिया गया है, ओड टू वेस्ट विंड से लिया गया है, ठीक है। तो ये रन ऑन होता है, और रिमा वाली फॉर्म जो होती हैं वो इटालियन फॉर्म्स होती हैं। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद टर्जा रिमा के बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ नेक्स्ट जो फॉर्म है वो आपको बताती हूँ। जो सबसे कॉमन है क्वाट्रेन। क्वाट्रेन का मतलब होता है 4 लाइन स्टैंजा। 4 लाइन स्टैंजा को बोला जाता है, जो कोई भी पोयम जो 4 लाइन के स्टैंजा में लिखी जाती है उसे क्वाट्रेन जो है वो कहा जाता है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूं राइम रॉयल। राइम रॉयल के बारे में जैसे क्वेश्चंस में भी है कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चॉसर इन इंग्लैंड। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चॉसर इन इंग्लैंड। और चौसर ने कौन सी पोएम जो है वो राइम रॉयल में लिखी थी, और वो लिखी थी ट्रायलस एंड क्रेसिडे, जो कि चौसर की पोयम है, इटालियन पीरियड में लिखी गई है, पहला साइकोलॉजिकल नॉवल इन वर्ड्स माना जाता है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चौसर इन इंग्लैंड, किसमें, इन ट्रायलस एंड क्रेसिडे। इट्स अ 7 लाइन स्टैंजा। इट्स अ 7 लाइन स्टैंजा, और इस स्टैंजा को राइम रॉयल कहा जाता है, और वैसे चौसेरियन स्टैंजा भी कहा जाता है। इट्स अ 7 लाइन स्टैंजा। तो ये चौसर के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था अब उसकी पोयम ट्रायलस एंड क्रेसिडा में, और ये 7 लाइन स्टैंजा होता है, 7 लाइन का स्टैंजा। और राइम रॉयल भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसे किंग स्क्वायर में यूज किया गया था, तो इसे राइम रॉयल भी कहा जाता है। राइम रॉयल
या चौसेरियन स्टेंजा सेम है, 7 लाइन के स्टेंजा को बोला जाता है राइम रॉयल। या नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट जो बता रही हूँ दैट इज ओटावा रिमा। ओटावा रिमा, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रिमा जिसमें भी आया वो इटालियन फॉर्म है। ओटावा रिमा 8 लाइन स्टेंजा, 8 लाइन स्टेंजा है। और ओटावा रिमा के बारे में इसको भी सर टॉमस यार्डी में ही लाए थे, और इसकी ना फिक्स्ड, इसकी जो स्कीम होती है वो ए बी ए बी ए बी सी सी, 6 और 2 8। तो आप देख सकते हैं कि ए बी सी सी होती है और ओटावा रिमा 8 लाइन का स्टेंजा होता है। इट वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय सर टॉमस यार्ड इन इंग्लैंड। तो ये भी सर टॉमस यार्ड के द्वारा ही लाया गया था। ये हो गए आपके कुछ फॉर्म्स, जैसे कपलेट बताया, कपलेट के बाद मैंने आप लोगों को बताया टर्जा रिमा, ओटावा रिमा, क्वाट्रेन, राइम रॉयल। ये हो गए आपके कुछ स्टेंजा फॉर्म्स जो मुझे आपको बतानी है। आगे अभी और बढ़ते हैं, नेक्स्ट लीजिए, देखिए यहाँ तक ये देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये जो मैं करवा रही हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह ही हैं, बस इसमें मैंने जो है आप लोगों को क्वेश्चन की तरह लिख के नहीं कर रही हूँ, थ्योरी लिख कर ही करवा रही हूँ। अब आपको मैं बता रही हूँ हीरोइक कपलेट क्या होता है। कपलेट मैंने आपको बताया था 2 लाइन के स्टेंजा को कहा जाता है। और इसमें देखिए, इसमें एक चीज हीरोइक कपलेट के बारे में याद रखिएगा कि हीरोइक कपलेट का क्या मतलब होता है। देखिए इसमें और कपलेट में क्या अंतर होता है। इट्स अ 2 लाइन स्टेंजा having 2 rhyming lines in iambic pentameter। मतलब इसकी खूबी ये है कि इसमें आयम्बिक पेंटामीटर जरूर होगा। अभी आयम्बिक पेंटामीटर किस चिड़िया का नाम है ये आप जान लीजिए। देखिए आयम्बिक का मतलब होता है, आयम्बिक मीन्स होता है कि जब कविता लिखी जाती है तो जिसमें वन अनस्ट्रेस्ड एंड वन स्ट्रेस्ड फुट, वन अनस्ट्रेस्ड एंड वन स्ट्रेस्ड सिलेबल इज नोन एज आयम्बिक। पहला अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस, ये एक मिनट, ये और ये इसका सिंबल होता है। पेंटामीटर का मतलब होता है, पेंटामीटर मीन्स 10 सिलेबल्स। एक लाइन में 10 सिलेबल्स, 10 सिलेबल को 2 से डिवाइड करें तो 5 फीट, 5 फीट की लाइन को पेंटामीटर कहा जाता है। आयम्बिक 1 अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस सिलेबल, पेंटामीटर 10 सिलेबल हमेशा जो होते हैं वो इवन नंबर में चलते हैं, उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे हमने कहा मोनोमीटर, तो भाई मोनोमीटर हुआ आपका, अगर उसमें हर उसमें जो होते हैं वो 2 सिलेबल्स होते हैं, तो 2 सिलेबल्स इज इक्वल टू 1 फुट। डायमीटर यानी कि मल्टीप्लाई करते जाते हैं, डायमीटर 2 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 4, ठीक है, तो 2 में 2, तो ये हो गया आपका 4 सिलेबल्स, और से डिवाइड कर दीजिए तो हो गया 2 फीट। अगर हम बोलते हैं ट्राईमीटर, तो ट्राईमीटर में फिर प्लस कर दीजिए उसमें, कि मतलब उसमें +2 करते जाते हैं, तो हम यहाँ पे हो गया 6 सिलेबल्स, और 6 सिलेबल्स को आप जो है वो 6 सिलेबल्स को डिवाइडेड बाय 2 करिए तो 3 फीट हो जाएगा। ये इनके नाम है। सिलेबल्स कितने होने चाहिए, ये पेंटामीटर में 10 सिलेबल्स होते हैं, 5 फीट होते हैं। अभी जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, देखिए मोनोमीटर में 2 सिलेबल्स होंगे, 2 से कम नहीं हो सकते, 2 सिलेबल्स मतलब 1 फुट, डायमीटर 4 सिलेबल्स, ट्राईमीटर 6 सिलेबल्स, पेंटामीटर का मतलब होता है 10 सिलेबल्स। अब 8 वाला है, तो देखिए यहां पर देखिए
टेट्रामीटर, टेट्रा से आपको समझिएगा 4, तो ये हो गया आपका 8 सिलेबल्स, और 8 सिलेबल्स को डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया 4 फीट। अब ये हो गया 4 फीट, तो ये देखिए सिलेबल्स को डिवाइड कर देते हैं 2 से, और इनमें प्लस करते चले जाते हैं। 2 में प्लस कीजिए 2, 4 सिलेबल्स, 4 में 2 प्लस कीजिए 6 सिलेबल्स, और उसमें 6 में 2 प्लस कीजिए 8 सिलेबल्स, फिर उन्हें 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो डिवाइड करने पे आता है वो फीट बन जाता है। तो आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब हो गया, आयम्बिक जो है वो कहाँ पर आवाज उठती है, कहाँ गिरती है, ये रिद्म है। और पेंटामीटर है कि भाई नंबर ऑफ सिलेबल्स, मीटर मीन्स नंबर ऑफ सिलेबल्स, तो इसे जो है वो कहा जाता है। तो ये मैंने आपको एक तरीके से चार्ट बताया कि भाई मोनोमीटर, डायमीटर, इनके नाम है ये। डायमीटर में 4 सिलेबल्स होंगे, ट्राईमीटर में 6 सिलेबल्स होंगे, मगर डायमीटर का फुट कितना होगा, 2 फीट होगा, इस तरीके से। तो ये एक टेक्निकल जो है वो चीजें हैं। हीरोइक कपलेट में ये देख लीजिए, इट्स अ 2 लाइन स्टैंजा हैविंग 2 राइमिंग लाइंस इन आयम्बिक पेंटामीटर, यानी कि हर लाइन में 10 सिलेबल्स जो है वो होंगे, 5 फीट की लाइन जो है वो होगी। इसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूं स्पेंसेरियन स्टैंजा। स्पेंसेरियन स्टैंजा क्या होता है इसके बारे में देखिए। स्पेंसेरियन स्टैंजा किसे कहा जाता है? अ 9 लाइन स्टैंजा, स्पेंसर ने यूज करा था इसलिए इसका नाम है अ 9 लाइन स्टैंजा, जिसमें जो फर्स्ट 8 लाइंस हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। और जो 9th लाइन होती है वो अलेक्जेंड्रीन होती है। तो अलेक्जेंड्रीन का मतलब क्या होता है? 12 सिलेबल्स। अब जैसे मैंने आपको बताया 12 को 2 से जो है डिवाइड कर लीजिए, 6 फीट, 6 फीट की, यानी कि पहली जो 8 लाइंस होती हैं वो 5 फीट की होती हैं, और जो लास्ट की लाइन होती है वो 6 फीट की लाइन जो है वो होती है। तो इसलिए तो इसे कहते हैं स्पेंसेरियन स्टैंजा। भाई आगे बढ़ते हैं। स्पेंसर ने कौन से उसमें सबसे पहले जो है इसे यूज किया था, ये मैं आप लोगों को बता रही हूं। स्पेंसर यूज्ड इट इन फेरी क्वीन। फेरी क्वीन में स्पेंसर ने इसे यूज किया था। आई नो इट्स अ बिट टफ, मगर थोड़ा सा कोशिश करेंगे। बहुत इसको जो है इसको याद रखने की है कि भाई एक फुट में कितने सिलेबल्स होते हैं, तो 2 सिलेबल्स, दो जो है वो सिलेबल्स होंगे ही होंगे, तो यानी कि 2 मिनिमम है। और इवन नंबर में चलता है, 2 के बाद प्लस करते हैं, 4, 4 में प्लस करते हैं, 2, 2, 2, 2 प्लस करते जाते हैं। तो जो हम 2 प्लस कर रहे हैं वो नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं तो वो फीट जो है वो आ जाता है। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट जो लिटरेरी टर्म है दैट इज ब्लैंक वर्ड्स। ये ब्लैंक वर्ड्स क्या चीज होती है? जो बार बार आता है कि ब्लैंक वर्ड्स को जो है वो हेनरी हॉवर्ड या अर्ल ऑफ सरे जो है वो इंग्लैंड में लेकर आए। ब्लैंक वर्ड्स का मतलब होता है a verse which has no rhyme but a meter। एक वैसी वर्ड्स, एक ऐसा कविता लिखने की शैली जिसमें नई राइम स्कीम नहीं होती है मगर मीटर होता है। और मीटर कौन सा होता है? आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर का यूज जो है वो किया जाता है। लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स में, कि फ्री वर्ड्स और ब्लैंक वर्ड्स में क्या अंतर है। इसे वर्ड्स लिब्रे भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज वर्ड्स लिब्रे। और फ्री वर्ड्स का मतलब होता है नो राइम स्कीम एंड नो मीटर, यानी कि ना आयम्बिक वायम्बिक कुछ भी नहीं, और ना ही इसमें जो है किसी भी प्रकार का ना राइम स्कीम होती है ना कोई मीटर होता है। तो दोनों में अंतर होता है कि ब्लैंक वर्ड्स जो है वो उसमें राइम नहीं होती, यानी कि लास्ट के 2 वर्ड्स राइम नहीं करते हैं, मगर उसमें आयम्बिक पेंटामीटर जरूर होता है।
लेकिन फ्री वर्स में ना राइम स्कीम होती है ना मीटर होता है, इसलिए उसको वर्स लिब्रे के नाम से भी जाना जाता है। तो आई थिंक ये शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से काफी आपके बन जाएंगे कि इसको कैसे, मैंने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन लिखने की जगह थ्योरी के माध्यम से ही आपको ये चीज बता रही हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों ने देख लिया होगा। Now, how many lines does a Miltonic sonnet have? कि भाई मिल्टॉनिक सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं। तो इसके बारे में देख लीजिए कि भाई सोनेट कोई सा भी हो, सोनेट कोई सा भी हो, सोनेट है क्या? सोनेट इट्स अ 14 लाइन पोयम, 14 लाइन की पोयम होती है सोनेट। बात करते हैं पेट्रियार्कन सोनेट की। पेट्रियार्कन सोनेट फर्स्ट 8 लाइंस को कहा जाता है ऑक्टेव। पहली 8 लाइंस का नाम होता है ऑक्टेव एंड लास्ट 6 लाइंस आर नोन एज सेस्टेट। ऑक्टेव मतलब 8, सेस्टेट मतलब 6। पहली 8 लाइन ऑक्टेव और लास्ट की 6 लाइन सेस्टेट होती है। इसकी लाइन स्कीम होती है पेट्रियार्कन की ए बी बी ए, सी डी ई। ये लाइन स्कीम होती है पेट्रियार्कन सोनेट की। लाइन स्कीम जो है ये होती है। इसके बाद मैं आपको आगे बता रही हूं और इंग्लिश सोनेट में और पेट्रियार्कन सोनेट में क्या फर्क है। सोनेट, इंग्लिश सोनेट लाइन तो सब में ही 14 होती हैं, लेकिन इसको बांटा गया है 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट में। तो जो मैंने अभी आपको चीज बताई कि 3 जो है ये 4 लाइन के स्टेंजास और एक जो है वो 2 लाइन का स्टेंजा, यानी कि 12 + 2 = 14। तो इंग्लिश सोनेट है। इसकी जो राइम स्कीम होती है ये होती है ए बी, सी डी, ई एफ और जी। शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स जो है वो मोस्ट ऑफ द सोनेट्स जो है वो इसी तरीके से लिखे। राइम स्कीम थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है कुछ सोनेट्स में। तो शेक्सपियर ने अपने 154 सोनेट्स जो है वो इंग्लिश पद्धति में ही जो है वो उसने लिखे हैं। तो ये हुआ सोनेट। सोनेट क्या होता है? सोनेट, पेट्रियार्कन सोनेट को हम 14 लाइन की पोयम, पेट्रियार्कन सोनेट को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, ऑक्टेव और सेस्टेट में। और जो इंग्लिश सोनेट है उसे हम डिवाइड करते हैं 3 क्वार्टरेंस और 1 कपलेट में इसको डिवाइड करा जाता है। यहां तक देख लीजिए। द नेक्स्ट वन इज, अब बात करते हैं ओड की। ओड क्या होता है? देखिए, ओड इट्स अ सॉन्ग ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस। ओड जो होता है ये एड्रेस की, किसी को संबोधित करके जो है वो लिखा जाता है। इसकी बात होती है इट इज ऑलवेज डिग्निफाइड, ये हमेशा डिग्निफाइड इन फॉर्म होता है। और जो होता है वो हल्के फुल्के उस पर नहीं लिखा जाता, इट इज ऑलवेज डिग्निफाइड। ओड को अगर हम बांटे तो ओड के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूं, ये ना पब्लिक फंक्शंस वगैरह के लिए लिखा जाता था। तो ओड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ओड के पार्ट्स है, देखिए, पिंडारिक ओड, इसे हम डिवाइड कर देते हैं द स्ट्रॉफ
एंटीस्ट्रॉफ, एंड ईपोर्ट। होरेशियो नोट, इसमें इस तरीके का कोई भी जो है वो चक्कर नहीं होता है। तो पिंडारिक ओड के बारे में आप समझ लीजिए कि पिंडारिक ओड क्या है। ये पिंडार ने इसको पिंडार ने जो है वो यूज किया था इसको सबसे पहले, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा। ओड मतलब किसी को संबोधित करके लिखी गई जो रचना होती है, दैट इज नोन एज ओड। पिंडारिक ओड को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ एंड ईपोड। कि कैसे जो है जो जब कोई कोरस जो है वो गाना गाते हुए जब जिस तरीके के मूवमेंट्स किया करती थी, उसको मूवमेंट्स को कहा जाता था स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ एंड ईपोड। यानी कि जब कोरस जो है वो डांस करते हुए ऐसे घूमी तो वो हो गया स्ट्रॉफ, फिर यहां से जो है वैसे घूमी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, और फिर सीधा खड़ा हो गए, तो इन मूवमेंट्स के फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्ट्रॉफ, लेफ्ट टू राइट एंटी स्ट्रॉफ, सीधे खड़े हो गए, तो दैट इज नोन एज ईपोड। तो ये केवल इसको देख के पता चल जाता था कि भाई अब कौन सा जो है वो स्टैंजा चल रहा है, तो दैट इज नोन एज पिंडारिक। पिंडार ने स्टार्ट करे थे, इसीलिए इसका नाम जो है वो पिंडारिक ओड है। होरेशियन ओड हॉरिस ने जो है वो स्टार्ट करे थे, और ये बहुत सिंपल थे स्ट्रक्चर्स में। ओड को हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, और होरेशियन ओड में इस प्रकार का डिवीजन जो है वो नहीं होता है। तो इसे कहा जाता है पिंडारिक ओड एंड होरेशियन ओड। ओड की क्वालिटी ये समझ लीजिएगा कि इट इज ऑलवेज डिग्निफाइड। जैसे अभी मैं शैले की मैंने आपको ओड टू वेस्ट विंड जो है वो बताई थी, तो ओड टू वेस्ट विंड लिखी गई है टर्जा रिमा में, लेकिन ओड टू वेस्ट विंड जो कि पीबी शैले की पोयम है, उसमें उन्होंने जो संबोधित करा है वो किसको करा है, वेस्ट विंड को संबोधित करा है। और ये पोयम बहुत ही ज्यादा सीरियस एंड डिग्निफाइड पोयम है। तो ओड में जो सब्जेक्ट होता है दैट इज ऑलवेज डिग्निफाइड। तो ये रहा ओड का पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Shelley used stanza in Adonis, कि एडोनिस में शेले ने कौन सा स्टेंजा जो है वो यूज किया है। तो शेले ने 9 लाइन स्टेंजा यूज किया है, और 9 लाइन स्टेंजा का मैंने अभी आपको बताया था उसे क्या कहा जाता है, स्पेंसेरियन स्टेंजा जो है वो कहा जाता है। तो बताइए, अब यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया, तो आई होप कि आप लोगों को ये जितने पॉइंट्स थे, मेरे पास क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को मैंने जो है वो इलेबरेट, आज मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे, मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस की जगह सारे क्वेश्चंस के पॉइंट्स लिख के जो है वो समझा दिए कि नहीं तो मैं एक्सप्लेन कैसे करती। तो थ्योरी के पॉइंट पार्ट्स की तरह मैंने आपको इसे समझा थे ये क्वेश्चंस ही, क्वेश्चंस का आज मैंने एक्सप्लेनेशन जो है वो आप लोगों को दे दिया। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो लेक्चर तो लाइक कर दीजिएगा, और बहुत पसंद आया हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।